हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 8 फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स चल रहा था। सो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखे, जैसे यूनियन लिस्ट देखी हमने, उसके बाद हमने स्टेट लिस्ट देखी थी, कॉन्करेंट लिस्ट देखी और रेसिड्यूरी पावर्स देखे थे। अब आज हम इसका 5th पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, फीचर्स यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस यानी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे देश पे, हमारे स्टेट पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे कैसे लड़ा जाए, वो क्राइसिस से कैसे लड़ा जाए वो देखेंगे हम। तो देयर आर 3 प्रोविजंस फॉर इमरजेंसी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये 3 प्रोविजंस या 3 प्रावधान यानी 3 लॉज क्या बनाए हैं। तो सबसे पहला आता है नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। नेशनल इमरजेंसी होती है, ये कब डिक्लेयर की जाती है? डिक्लेयर करना है, घोषित कब की जाती है? एट द टाइम ऑफ द वार। अगर कोई युद्ध हो जाता है, कोई भी कंट्रीज़ के साथ हमारा युद्ध हो जाता है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो जाए या इंडिया का नेपाल या बांग्लादेश के हो जाए, तो नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। ये क्या होता है हम देखते हैं आगे। एक्सटर्नल अटैक, अगर कोई देश हम पे हमला बोल देता है, अगर कोई देश हम पे हमला बोल देता है अचानक से, या तो आर्म्ड रिबेलियन यानी हमारी ही आर्मी हमारे खिलाफ हो जाए, हमारी ही आर्मी फोर्स हमारे खिलाफ हो जाए, वो इस देश को आर्मी के थ्रू रूल करना चाहे। हमारा देश कभी भी आर्मी के थ्रू रूल होगा नहीं। काफ़ी सारे देश जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका जो रूलर होता है वो आर्मी से होता है। पाकिस्तान में आर्मी रूल करती है, बट इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कभी आर्मी का रूल लागू ना हो इसके लिए भी प्रोविजंस रखे गए, प्रावधान रखे गए। अगर कभी ऐसा होता है तब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। अब ये नेशनल इमरजेंसी लगने से होता क्या है? वॉर पे होगा, या कोई एक्सटर्नल अटैक, कोई देश ने अटैक कर दिया, या तो फिर आर्मी रिबेलियन हो जाए। तो क्या होगा? ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन। अगर कोई स्टेट के अंदर, गुजरात के अंदर या अहमदाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो जाए, यानी लोग दुकानें जला रहे, मकानें जला रहे, लोग लोगों का मर्डर कर रहे, लूटफाट मच रही है, जैसे अभी पटेल आंदोलन हुआ था तो लोग एक दूसरे के व्हीकल्स जला रहे थे, आदमी एक दूसरे को मार रहे। अगर लॉ ब्रेकडाउन होता है कोई भी स्टेट का, तब भी इमरजेंसी लगती है। द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल पाता है, तब एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिक्लेयर होती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस। अगर कोई चीज़ का प्राइस अचानक बढ़ जाता है, अभी हम मार्केट में लेने गए, मैं एक पेन लेने गया 10 रुपये की, वो बोले नहीं 10 रुपये की नहीं 150 रुपये की आज से पेन हो गई है, तो इसका मतलब है कि पैसे की वैल्यू रातों रात गिर गई। ऐसे सिचुएशन भी अगर हो, ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस देयर इज मॉनिटरी वैल्यू इरियोशन। अगर पैसे की वैल्यू एकदम घट जाती है तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। ऐसे अगर सिचुएशन आ जाए, वॉर डिक्लेयर हो जाए, आर्मी रेबेलियन हो जाए, या तो फिर स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो जाए, अगर मॉनिटरी इमरजेंसी आ जाए, तो क्या होता है देखते हैं। होगा अगर ऐसा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन मोर पावर टू डील विद दिस इमरजेंसी। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो सब की सब किसके अंडर चले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। यानी ऐसी सब चीज़ पे यूनिफाइड पावर, यानी एक ही जन राज करेगा, वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बोलेगा उस हिसाब से देश को चलना होगा। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारे पावर्स होते हैं इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए। एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी इंडिया इज ऑलमोस्ट टर्न इनटू यूनिटरी यानी एक ही गवर्नमेंट। हमारे यहाँ डुअल गवर्नमेंट है, हमने देखा एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट इमरजेंसी के टाइम यूनिटरी गवर्नमेंट यानी एक ही गवर्नमेंट काम करती है, जो है स्टेट गवर्नमेंट। तब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, तब स्टेट गवर्नमेंट चलती नहीं है। 6th फीचर है बायकैमरियल प्रैक्टिस। अब ये बायकैमरियल प्रैक्टिस क्या है देखते हैं। इंडिया हैज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। हमारे यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम है। पार्लियामेंट यानी हम
कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, वोटिंग दी जाती है, हम एमएलए या एमपी इलेक्ट करते हैं, वो लोग एक पार्लियामेंट बनाते हैं, फिर पार्लियामेंट में से वोटिंग करके या तो चीफ मिनिस्टर स्टेट में बनता है या सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो एक कैबिनेट भी बनाता है अपनी। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर या इंडिया के हेड को सिलेक्ट करते नहीं है, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी एमएलए या एमपी को सिलेक्ट करते हैं, फिर वो लोग पीएम या सीएम सिलेक्ट करते हैं, तो एक पार्लियामेंट बैठती है। ओके, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग पीपल। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि पार्लियामेंट को किसने चुना है? हम लोगों ने चुना है। पार्लियामेंट इज बाय कैम्ब्रियल, यानी दो प्रकार की, बाय मतलब होता है टू, जैसे बाई साइकिल यानी दो टायर वाला, अगर एक ही टायर है तो उसको साइकिल बोलेंगे, दो टायर है तो बाई साइकिल बोलते हैं, यानी बाय मतलब टू। तो दो टाइप के घर होते हैं, दो टाइप के हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते ही है, फिल इन द ब्लैंक्स, एमपीक्यू सब जगह पूछते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस। तो याद रख लो, अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस होता है लोकसभा, एल से एल, लोअर तो लोकसभा और अपर तो राज्यसभा। ओके, अब दो द गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एट द यूनियन। अब हमारी जो गवर्नमेंट के जितने भी काम होते किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी डिसीजन लिया जाता है तो उस पर साइन किसकी चाहिए होती है? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करता है तब तक लॉ बनता नहीं है, यानी जितना भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। एंड गवर्नर इन द स्टेट, और ऐसे ही स्टेट के अंदर जो स्टेट हेड होता है वो गवर्नर होता है, यानी स्टेट के अंदर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उस पर साइन चाहिए होती है गवर्नर की, बराबर। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, बट एक्चुअली अगर सेंट्रल लेवल पे, अगर दिल्ली लेवल पे सारे डिसीजन कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर और उसका यूनियन जो वो खुद बनाता है। एजुकेशनल मिनिस्टर होगा, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर होगा, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर होगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा और प्राइम मिनिस्टर, ये सारी कैबिनेट मिलके सारे डिसीजन लेती है। बट ये किसके नाम पे चलते हैं सारे डिसीजन? प्रेसिडेंट के नाम पे। प्रेसिडेंट साइन करता है तब लॉ बनता है, पर लॉ बनाने का काम किसका है? प्राइम मिनिस्टर, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ये सेंट्रल लेवल पे। ऐसे ही स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होता है और उसकी काउंसिल होती है। स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल सारे डिसीजन बनाते हैं और उस पर साइन कौन करता है? गवर्नर। ओके, तो हमारे यहाँ इस टाइप से दो गवर्नमेंट चलती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर दैट कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो होते हैं एमएलए या एमपी। एमएलए स्टेट में होते हैं, एमपी होते हैं सेंट्रल लेवल पे। हम एमएलए चुनते हैं, जैसे वस्त्राल से एक आदमी खड़ा हुआ, कौन सी पार्टी का? भाजपा का खड़ा होगा, कोई कांग्रेस का खड़ा होगा, फिर हम उनमें से एक आदमी को चुनते हैं, वो जाके कहाँ बैठता है? पार्लियामेंट हाउस में बैठता है। गुजरात का अलग पार्लियामेंट हाउस होगा और पूरे इंडिया का एक अलग पार्लियामेंट हाउस होता है। तो वो लोग कौन होते? पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, उनको हम चुनते हैं। ओके, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट्स, अब उनको हम चुनते हैं। अब प्रेसिडेंट भी कुछ चुनता है, तो प्रेसिडेंट 12 लोगों को चुनता है। कहाँ पे बैठने के लिए? राज्यसभा में। 12 एक्सपर्ट होते हैं डिफरेंट फील्ड से, कोई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपर्ट होगा, कोई साइंस का एक्सपर्ट होगा। वो सारे एक्सपर्टों को 12 लोगों को प्रेसिडेंट चुनता है राज्यसभा में बैठने के लिए, और बाकी जितने भी बैठे होते हैं वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं। राज्यसभा इसे परमानेंट हाउस, राज्यसभा कभी भी गिर नहीं सकती, राज्यसभा कभी भी गिर नहीं सकती। सरकार गिर सकती है, नरेंद्र मोदी गिर सकता है, हमारा चीफ मिनिस्टर गिर सकता है, पर राज्यसभा कभी भी गिर नहीं सकती, वो परमानेंट होती है। विच 1/3 मेंबर रिटायर्ड, उसके 1/3 यानी अगर 30 लोग हैं तो 30 में से हर 2 साल में 10 लोगों को रिटायर कर दिया जाता है, यानी वहाँ से निकाल दिया जाता है। ओके, 1/3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने लोग? 1/3 लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। कहाँ से? राज्यसभा में से। Thus each member has 6 years of tenure in राज्यसभा। अगर हर
2 साल में 3 में से एक आदमी को निकाल दिया जाता है, तो एक आदमी 6 साल से ज़्यादा वहाँ रह सकता है, फिर से वापस आ सकता है। अगर री इलेक्ट होता है, वापस इलेक्शन होगा, वापस वो सिलेक्ट होकर आता है तो अलग बात है। बाकी एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल रहता है या कम से कम 2 साल, हर 2 साल में एक को निकाल दिया जाता है। अगर कोई रह गया निकालने तो उसको अगले साल निकाल दिया, अगले दूसरे साल अगर उसमें भी रह गया तो वो तीसरे वाले पार्ट यानी 2 + 2 + 2 छठे साल तो निकल ही जाता है। ओके, द पावर ऑफ राज्यसभा आर लेस कंपेयर टू द लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के पावर लोकसभा से कंपेयर होते हैं, कम है, क्योंकि लोकसभा सबसे स्पेशल सुप्रीम होती है, क्योंकि लोकसभा कहाँ बैठती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। राज्यसभा कैन नॉट बी कंप्लीटली डिसॉल्व, और राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से गिर नहीं सकती। लोकसभा गिर सकती है पर राज्यसभा कभी भी गिर नहीं सकती। फीचर्स अब देखते हैं हमारी जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। हमारा जुडिशियरी यानी न्याय, कानून, कोर्ट, ये कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, इंडिपेंडेंट अपने फैसले खुद सुनाती है। इम्पार्शियल, कोई भी भेदभाव बिना, अमीर गरीब पैसा वैसा सब। इंटीग्रेटेड यानी जुड़ी हुई है, अखंडित है, ये देश को चलाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोवाइड किया, एक जुडिशियरी सिस्टम प्रोवाइड किया। वो कैसा, इंडिपेंडेंट है, यानी उसके ऊपर ना प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट किसी का दबाव नहीं चल सकता है कि कल को आके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आके कुछ भी बोले कि ये भाई के फैसले में ऐसा सुनाओ, तो ना, जज कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देखता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आईपीसी होता है, इंडियन पिनल कोड, वो उसके अंदर किसको क्या सजा देनी है सारा लिखा होता है, उसके हिसाब से लोगों को सजा दी जाती है। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके ऊपर किसी का दबाव होता नहीं है। और इम्पार्शियल, कोई भेदभाव करे बिना, अमीर गरीब को धर्म के नाम पे भेदभाव होता नहीं है। दिस इज अ सुप्रीम एट द कोर्ट, और सारे कोर्टों में सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे होता है, जो पूरी देश में एक ही होता है, और वो कैपिटल सिटी में होता है, जिसको हम दिल्ली बोलते हैं। दिल्ली में हमारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे हेड होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई भी मना कर सकता नहीं है। देन देयर आर हाई कोर्ट्स एट स्टेट, और फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हाई कोर्ट, जो हर एक स्टेट के अंदर एक देखी जाती है। हमारा हाई कोर्ट गांधीनगर में है। अंडर इट्स जुडिक्शन, अब हाई कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोटे छोटे जैसे लाल दरवाजा है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, तालुका कोर्ट, लोकल स्पेशल कोर्ट आते हैं। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हर एक स्टेट के एक एक कोर्ट, जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं। हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट आते हैं। ओके, द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग टू ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सारे कोर्टों को मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट हो के कोई भी कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सारे कोर्टों को मानना पड़ता है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़ा है, कोई अनबन हो गया किसमें, यूनियन यानी दिल्ली गवर्नमेंट में, या कोई भी स्टेट, गुजरात और दिल्ली का हो गया, दिल्ली महाराष्ट्र का कोई भी मैटर हो गया, तो सारे मैटर कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। मैटर रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बुक है उसमें इंटरप्रिटेशन, कोई चीज़ समझ में नहीं आई या तो फिर कुछ चेंजेस करने, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो फाइनल डिसीजन इज वेस्टेड विद सुप्रीम कोर्ट, और इन सब विषय की चर्चा पे फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाती है वो सबको मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर, वो हमको देश को प्रोटेक्ट भी करती है और गाइड भी करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, और ये पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है। थैंक यू। इसमें बहुत डाउट आएंगे, बहुत सारे डाउट, एमपी, एमएलए, लोअर हाउस, अपर हाउस, काफ़ी सारे डाउट रहे होंगे। आप मेरे को कॉल या मैसेज करके पूछोगे, सबको डाउट पूछने हैं। ओके, थैंक यू।